प्यारे बच्चों, आपकी स्नेह सुधा मैम की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। कल्याण कलित जीवन मग में, साफल्य धीरता के पग में, आगे ही तुम बढ़ते जाओ, बस यही कामना ईश्वर में, बस यही कामना ईश्वर में, बस यही कामना ईश्वर में। बच्चों, इसी यशोजयी कामना के साथ आइए हम पुनः चलते हैं इतिहास कक्षा की ओर। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा विद्रोही राज पाठ के बारे में, जो कि इंटर इतिहास विषय में भाग 3, जो हमारी तीसरी पुस्तक है, उसमें अध्याय 11 है, जिसका नाम है विद्रोही राज। मैंने बताया था कि बच्चों, जो 1857 की क्रांति है, उसी को ही हम विद्रोही राज कहते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं उसके प्रमुख बिंदु। सबसे पहले बच्चों, पाठ की रूपरेखा में मैंने आपको पाठ परिचय बताया था पिछली कक्षा में, फिर प्रस्तावना, फिर क्रांति का स्वरूप, क्रांति के कारणों की समीक्षा की थी, क्रांति का संगठन हमने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम पुनः क्रांति का संगठन इस टॉपिक से हम लेते हैं और आगे हम इसके संपूर्ण क्रांति का समय, संचार माध्यम, क्रांति की शुरुआत, बैरकपुर विद्रोह, मेरठ कांड, दिल्ली पर अधिकार, अवध में विद्रोह, फिरंगी राज का आना, एक दुनिया का खात्मा, नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता एवं अनुयायी, उद्देश्य, विद्रोही क्या चाहते थे, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ वैकल्पिक सत्ता की तलाश, अफवाहें तथा भविष्यवाणियां, अफवाहों पर लोगों के विश्वास किए जाने का कारण। इतना बच्चों, क्रांति का दमन, क्रांति का परिणाम, विद्रोह की छवियां हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम चलते हैं सबसे पहले क्रांति के संगठन के बारे में जानते हैं। बच्चों, हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो 1857 की क्रांति थी, वो देश के, भारतवर्ष के लोगों ने संगठित होकर के अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, उनके शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। और बच्चों, 1857 की जो क्रांति थी, इसका ताना बाना 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से ही बुना जाने लगा। धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता, उनके शासन का भारत में अतिक्रमण करना, उनके शासन की सत्ता से लोगों पर निरंकुश व्यवहार करना, लोगों पर अन्याय करना, अत्याचार करना, इससे धीरे धीरे भारत की जनता त्रस्त होने लगी और धीमे धीमे उनके बीच विद्रोह की चिंगारी फूटती गई, जिसने 1857 में विस्फोट का काम किया। बच्चों, ये जो क्रांति का श्री गणेश 1857 ईस्वी में हुआ था ना बच्चों, इसकी अग्नि अनवरत 90 वर्षों तक जलती रही और अंत में 1947 में जाकर के भारतवर्ष के लोगों के संगठन से, उनके भगीरथ प्रयास से हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। हम लोगों ने अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ दिया, हम मुक्त हुए और मुक्त भारत की खुली हवा में हमने सांस ली थी। ठीक है बच्चों, तो हम आज जानते हैं क्रांति के संगठन के बारे में कि जो बच्चों 1857 की क्रांति थी, उसका संगठन कैसे हुआ, वो संगठित कैसे हुई, इसके बारे में। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में बच्चों ये कहा जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था, मतलब संगठित ठीक से नहीं हो पाई थी, इसीलिए असफल रही थी। पर बच्चों, ऐसा नहीं है, क्योंकि संगठन में, एक संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए बच्चों, उद्देश्य, निश्चित समय, प्रचार प्रसार, उसकी तैयारी, उसमें एकता और उसमें नेतृत्व क्षमता, इतनी बातें होनी चाहिए, इतने बिंदु होने चाहिए, तो इसमें सभी के दर्शन होते हैं। 1857 की क्रांति के संगठन में ये सारे मुख्य तथ्य मौजूद थे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें संगठन का अभाव था। कहा जाता है बच्चों कि नाना साहब तथा उनके मंत्री अजीमुल्ला खान ने एक स्वायत्त क्रांति की थी बच्चों, और एक योजना तैयार की थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में बताया था
कि नाना साहब की पेंशन जब्त कर ली गई थी, ठीक है। इससे वो और उनकी सारी जनता बहुत दुखी हो गई थी। तो इसको उसमें प्रयास करने के लिए कि इनकी पेंशन फिर से मिलने लगे, तो इनके मंत्री अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजा गया था इस कार्य में उनको सफलता प्राप्त करने के लिए। पर बच्चों, सफलता तो उन्हें नहीं मिली, पर उस क्रम में इनकी भेंट सतारा के एक वकील रंगो बापू से जरूर हुई और उन्होंने उन्हें बताया कि बिना सशस्त्र क्रांति के हम 1857 की क्रांति को जीत नहीं सकते हैं। सशस्त्र माने जब तक अंग्रेजों के पास हथियार नहीं होगा, जितना अंग्रेजों के मुकाबले में उनके पास भी होना चाहिए, तभी उस क्रांति को वो जीत सकते हैं बच्चों। अतः वहां से लौटने पर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल जो थी, वो भी क्रांतिकारियों के नेतृत्व में लग गई थी। उन्होंने संगठित करना शुरू कर दिया था क्रांतिकारियों को कि जिनको भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, जिनके अंदर भी असंतोष है, वो सब हमारे पास आए और हमारे नेतृत्व में, हमारे अगुवाई में संगठित हों, ताकि हम आगे की रणनीति को तैयार कर सकें। तो बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, ये तात्या टोपे हैं, ये इनके वारिस थे। नाना साहब के बाद इन्होंने सत्ता संभाली थी। बाद में बच्चों 1859 में 59 में इनको फांसी दे दी गई थी। झांसी की रानी, कुंवर सिंह आदि नेता क्रांतिकारियों के दल में सम्मिलित हो गए थे। ये बड़े बड़े नेता थे जो आप देख रहे हैं बच्चों, अवध के नवाब, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, इन सब लोगों ने अपने अपने राज्य से क्रांतिकारियों के दल का नेतृत्व किया था बच्चों। क्रांति का समय तथा संचार के साधन बच्चों, देखिए क्रांति का समय निश्चित था, 31 मई 1857, इसी दिन ही क्रांति होनी थी, यही नियत समय था। और संचार के माध्यम से कि जो क्रांति की जितनी सूचना थी वो कैसे एक दूसरे के पास प्रेषित की गई, कैसे एक दूसरे के पास पहुंची, इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। संपूर्ण देश की क्रांति की शुरुआत एक ही समय पर निर्धारित थी, ठीक है, 31 मई। मैंने आपको बताया, जेसी विल्सन भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। उक्त तिथि को विभिन्न सैनिक छावनियों में एक साथ विद्रोह करने, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने, सरकारी कोष और तोपखाने पर अधिकार करने तथा जेल से बंदियों को मुक्त करने की योजना इस क्रांति में बनाई गई थी कि मुख्य इन बिंदुओं पर उनको कार्य करना है, इनको कार्य रूप में परिणत करना है, ठीक है बच्चों। भारतीय सैनिकों में लाल कमल घुमाकर इस बात का संकेत किया गया कि वे संघर्ष में अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों इस क्रांति में एक लाल कमल और चपातियां, दो का बहुत मुख्य योगदान था। लाल कमल घुमा करके बीच में क्रांतिकारियों को प्रेरित किया गया था कि जिस प्रकार ये लाल कमल है वो इस बात का प्रतीक है कि हम करो या मरो की नीति अपनाएंगे और इस क्रांति में अपने खून को बहाने के लिए तत्पर हैं और मरने मारने को उतारू हैं, क्योंकि हम 1857 की क्रांति करके अंग्रेजों को भगाएंगे, उनका समूल नष्ट करेंगे और अपने देश की आज़ादी को प्राप्त करेंगे बच्चों। वैसे बच्चों चपातियों के बारे में कोई आज तक स्पष्ट नहीं है कि ये चपातियां क्यों वितरित की जाती थी। जैसे कोई एक व्यक्ति चपातियां बांटता था तो जिसको देता था वो 10-20 चपातियां और बना के एक दूसरे में वितरित करते थे। तो ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि किसी उथल पुथल का संकेत था ये चपातियों का बांटा जाना। 1857 के विद्रोह बहुत ही व्यवस्थित था बच्चों और सम्मिलित होकर के किया गया था। लोग इसमें काफी मात्रा में सम्मिलित थे। इसके ढर्रे में समानता भी थी और क्योंकि इसके पीछे एक अच्छी योजना कार्य कर रही थी जिसका मकसद था अपने देश को आजाद करना। उदाहरण के लिए विद्रोह के दौरान मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हिरसे की सुरक्षा का जिम्मा भी भारतीय सिपाहियों ने लिया था। ये एक बहुत नेक कार्य था, ठीक है बच्चों। आगे इन्फेंट्री की दलील थी कि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को समाप्त कर दें, है ना। इनकी जो दल था इन्फेंट्री का तो समाप्त कर चुके और हिरसे को भी मारना था या गिरफ्तार कर लेना था। पर बच्चों 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर देना आवश्यक किया गया था, परंतु न उनको मारा गया था और न उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए देसी अफसरों ने पंचायत बैठाई थी। तो इससे बच्चों ये पता चलता है कि संचार माध्यम की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि जब पंचायत बैठाई जाती थी तो जितने भी उससे संबद्ध
अधिकारी थे उनको सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। तो सूचनाएं एक दूसरे को बहुत आसानी से सुविधाजनक रूप से प्रेषित कर दी जाती थी, तभी तो अधिकारियों को सूचना मिलती थी और पंचायत में वो आते थे, सम्मिलित होते थे, ठीक है, और उसको कार्य रूप दिया जाता था बच्चों। क्रांति के नेताओं में बच्चों साधु संतों ने भी क्रांतिकारियों ने साधु संत का वेश बना के भ्रमण किया, क्योंकि अगर क्रांतिकारी ऐसे खुलेआम घूमेंगे तो अंग्रेज उनको बंदी बना लेंगे। तो साधु सन्यासी को कहीं जाने आने में रोक टोक नहीं होती थी बच्चों। तो साधु सन्यासी के वेश में लोगों के बीच में वो क्रांति की ज्वाला फैलाते थे और अपने इसी वेशभूषा के माध्यम से वो भारतीय नरेशों से भी मदद मांगते थे कि आप जितना भी मदद क्रांति में कर सकें आप करिए। निश्चित तिथि पर पूरे देश में क्रांति का विस्फोट होता बच्चों। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर निश्चित समय पर हमारे देश में क्रांति का विस्फोट होता तो शायद इस क्रांति की तस्वीर और कुछ होती, ठीक है बच्चों, मतलब हम विजयी होते उसमें। क्यों? क्योंकि क्रांति एक समय पर नहीं हो पाई, कुछ लोगों को पहले सूचना मिली, कुछ को बाद में मिली, कुछ को समय में मिली। तो जब पहले जिसको सूचना मिल गई उसने क्रांति स्टार्ट कर दिया, तो अंग्रेज सतर्क हो गए और उन्होंने उस क्रांति को कुचल दिया और आगे जो भी क्रांतियां होती गई उनको वो सफलतापूर्वक कुचलते चले गए। क्रांति की शुरुआत तथा प्रमुख घटनाएं बच्चों इसमें देखते हैं कि एक बार आप मैप से हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्रांति में अभी आपने इसके पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लोग क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपने अपने स्टेट का। तो बच्चों देखिए सबसे पहले सिपाहियों का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आप देख पा रहे हैं विद्रोह का मेरठ से। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। जमींदार कुंवर सिंह बिहार से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल उन्होंने फूंका था। मंगल पांडे ने बैरकपुर का विद्रोह किया था चर्बी वाले कारतूस के लिए, जो कि मना कर दिया था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी होती है जिसको मुख से छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, ठीक है बच्चों। नाना साहब इन्होंने कानपुर से किया था। बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था और बहादुर शाह जफर वो दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली से इसका नेतृत्व संभाला था। मध्य प्रदेश से रानी अवंतीबाई ने क्रांति का नेतृत्व संभाला था। ये हमारे सारे नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने क्रांति को अमली जामा पहनाया था और उसको संगठित किया था बच्चों। बैरकपुर विद्रोह के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले बैरकपुर विद्रोह के बारे में हम चर्चा करते हैं। नए चर्बी वाले कारतूसों के कारण विभिन्न छावनियों के सैनिक उत्तेजित थे, उनके अंदर उत्तेजना थी, गुस्सा था। क्यों? क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करवाकर अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे। सबसे पहले बच्चों कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। भारतीयों को अपमानित करने पर मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों को गोली से मार दिया था, ठीक है, मौत के घाट उतार दिया। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया मंगल पांडे को और 1 अप्रैल 1857 को बच्चों उन्हें सरेआम सबके सामने मृत्युदंड दे दिया गया था। 84वीं एनआई रेजिमेंट को भंग भी कर दिया गया उसी समय और इस रेजिमेंट में मंगल पांडे एक सैनिक था। तो शीघ्र ही यह घटना आग की तरह पूरी समस्त छावनियों में सैनिक छावनी में फैल गई थी बच्चों। मेरठ कांड देखते हैं बच्चों। मेरठ की छावनी उन दिनों सबसे बड़ी थी। मेरठ की जो छावनी थी सैनिक अड्डा वो सबसे बड़ा था। 10 मई 1857 ईस्वी दोपहर मेरठ छावनी में सिपाहियों ने बच्चों विद्रोह कर दिया। शुरुआत पैदल सैनिकों से हुई थी, धीमे धीमे उसमें पैदल पहले सैनिकों ने विद्रोह किया, फिर उनके साथ धीमे धीमे घुड़सवार भी सम्मिलित हो गए और सारी जितनी भी फौजें थी सब आकर के विद्रोह को उन्होंने एक विस्तारित रूप दिया, विस्तार किया उसका और उसमें लोग शामिल ही होते चले गए। शहर व देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों में मतलब शहर गांव सबके लोग जो थे वो भी सिपाहियों का साथ उन्होंने दिया कि अगर आप क्रांति का बिगुल फूंकते हैं तो चलिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। सिपाहियों ने बच्चों शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था जहां हथियार गोला बारूद रखे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कहा गया था कि ये सशस्त्र जब तक नहीं करेंगे क्रांति तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के पास काफी मात्रा में शस्त्र थे, हथियार गोला बारूद बंदूकें सब थी,
हिंदुस्तानी एक तरह से निहत्थे ही होते थे, ज्यादा नहीं था उनके पास। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इस क्रांति को हमको जीतना है तो उसमें हमको गोला बारूद हथियार इन सब की आवश्यकता पड़ेगी और उसे हमें लूटना भी पड़ेगा। तो उन्होंने हथियार गोला बारूद जहां रखे थे उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया क्रांतिकारियों ने। अंग्रेजों को निशाना बनाया गया, बंगले फूके गए बच्चों, दफ्तर, रेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने, मतलब कोई भी ऐसा विभाग नहीं बचा था जहां पर लूटपाट नहीं हुआ। ठीक है, शहर को, यहां तक कि शहर को जो दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन थी उसको भी काट दिया गया था, जाकि अंग्रेज कहीं भी सुदूर भारतवर्ष में संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। चर्बी वाले कारतूसों के कारण भी वहां के सैनिकों में बच्चों बहुत उत्तेजना थी, क्योंकि एक दस्ते के 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। उन्हें बंदी बनाकर 10 वर्ष के लिए बच्चों कठोर कारावास का दंड दिया गया था। तो 10 मई को कुछ क्रांतिकारियों ने, गुस्साए हुए क्रांतिकारियों ने आक्रोश में आकर के कारावास से फाटक जेल का तोड़ा बच्चों, और उन्होंने 50 ही बंदी साथियों को छुड़ा लिया। उसी रात मेरठ से हजारों की संख्या भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर चढ़ाई के लिए पैदल ही कूच कर दिया था बच्चों। कूच कर दिया माने आगे बढ़ गए। अब आप बच्चों देखिए, दिल्ली के लिए कूच किया है इन लोगों ने। हमारा एक चित्र है जिसके माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह क्रांतिकारियों के दल ने दिल्ली पे कूच किया था, दिल्ली पर अधिकार। मेरठ में बच्चों, उनको जब मेरठ में सफलता मिली तो उससे उत्साहित हो गए। जाहिर सी बात है, अगर कहीं किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो दिल्ली की ओर वो बढ़े। 11 मई को सिपाहियों का जत्था लाल किले पर पहुंच गया बच्चों, और अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर थे उनको उन्होंने अपनी समस्या बताई कि गाय और सुअर की चर्बी का ये हमें इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और जिसमें कारतूस को हमें मुंह से खींचना पड़ता है, और अतः हम लोगों ने अंग्रेजों को मार दिया है। और उनकी मांग ये थी कि बहादुर शाह जफर उनको जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपना नेतृत्व प्रदान करें, उनके क्रांति का जो वो बिगुल फूंक रहे हैं उसकी वो अगुवाई करें। ठीक है, ये है बच्चों बहादुर शाह जफर, चित्र है, आप देख लीजिए। ठीक है, सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के लिए कोई चारा नहीं था। मतलब इतनी मात्रा में क्रांतिकारी थे कि वो एक बार ना कहने से पहले सोचते, तो उनके पास कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने इस तरह विद्रोह को के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, नेतृत्व प्रदान करने के लिए उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक है हम अगुवाई करेंगे। तो इस तरह से बच्चों क्रांति को एक वैधता हासिल हो गई, क्योंकि बच्चों अगर कुछ क्रांति अगर बिना किसी नेतृत्व के, किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के अगुवाई में क्रांति को जन्म नहीं देते तो उस क्रांति का कोई भी महत्वपूर्ण उसको नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उसको वैध अवैध न रहे, उसको वैध कानूनी वैधता हासिल कर ली, और अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर उन्होंने कहा कि अब इनके नाम पर हम लोग इस क्रांति को चलाएंगे कि ये हमारे नेता हैं, ये हमारे नेतृत्व करता है और इनके आदेश से ही हम क्रांति कर रहे हैं। क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिपले की भी हत्या करके दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया था, और बहादुर शाह को इन्होंने सम्राट घोषित कर दिया बच्चों। उत्तर भारत में अब तक शांति थी, किंतु जैसे जैसे ये खबर बच्चों फैलती गई, दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, ये खबर उन्हें मिलती गई, तो बहादुर शाह ने विद्रोहियों को अपना और ये भी खबर मिली कि बहादुर शाह ने विद्रोहियों को अपना समर्थन दे दिया है कि अब आप आराम से विद्रोह कर सकते हैं अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। तो अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, बिहार, मध्य भारत आदि अनेक क्षेत्रों में बच्चों विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, क्योंकि बच्चों चिंगारी तो अंदर अंदर सुलग ही रही थी। ठीक है, उनकी न्याय व्यवस्था से हिंदुस्तानी त्रस्त ही थे। तो और उनके जो है क्रोध में, जो क्रोध रूपी अग्नि थी, उसमें जो है घी का काम किया क्रांतिकारियों के विद्रोह ने। ठीक है बच्चों, तो बरेली, बनारस, लखनऊ, कानपुर अनेक स्थानों पर विद्रोहियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। मतलब हर प्रदेश में आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में इन लोगों ने जो है विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। कुछ राज्यों के शासक तो अंग्रेज के भक्त बने थे, किंतु वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र के अनेक छोटे छोटे शासकों ने भी अपनी प्रजा के साथ मिलकर बच्चों विद्रोह कर दिया था। अवध में विद्रोह बच्चों 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक दिन, अवध को चेरी कहते थे,
चेरी फल होता है बच्चों, लाल, बहुत रसीला फल हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। और 5 वर्ष के पश्चात, क्योंकि उनकी नजर हमेशा से अवध पे थी, नील और कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उनको पता था कि अवध पर का अधिग्रहण करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा सकते हैं और अपने कोष को खूब भर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 5 वर्ष पश्चात 1856 में इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंश घोषित कर दिया था। और बच्चों 1857 में विद्रोह हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इनके डलहौजी की इस नीति से अवध के लोग, अवध के नवाब कितना आक्रोशित थे, कितना गुस्साए थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस रियासत पर कब्जे का सिलसिला लंबा चला बच्चों। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी, जिसके अनुसार नवाब की सेना भी समाप्त कर दी गई थी। और रियासत में, उनके अवध की रियासत में अंग्रेजी टुकड़ी हमेशा, अंग्रेजी सेना हमेशा ही तैनात रहती थी। मैंने भी बताया भी बच्चों अभी कि नील कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त ये जगह थी। अतः अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी हमेशा से बढ़ती गई थी। और मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल के विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण, पहले अवध का अधिग्रहण किया, फिर इन सब स्थानों का अधिग्रहण किया और उनकी मंशा में वो सफल रहे बच्चों। नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम एवं 11वें शासक थे बच्चों। अंग्रेज ने उन्हें गद्दी से हटा दिया। उनका कहना था कि ये, उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया था कि अच्छा राज्य नहीं करते, प्रजा इनके राज्य में दुखी है, सुखी नहीं है और इन्हें शासन करना नहीं आता है। जबकि वो बहुत ही लोकप्रिय शासक थे। जब नवाब लखनऊ से कलकत्ता के लिए विदा हो रहे थे, जब उनको पदच्युत करके निष्कासित कर दिया, तो उनके पीछे पीछे सारी जनता कानपुर की उनके पीछे पीछे गई। एक प्रेक्षक ने लिखा भी है बच्चों कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। मतलब उनके जाने से लोग, जैसे शरीर से प्राण निकल जाता है तो शरीर क्या होता है, वो मृत हो जाता है, उसी तरह उन्होंने कहा कि नवाब के बिना उनकी प्रजा बिल्कुल जो है मृत प्राय हो गई है, मरे हुए के समान हो गई है। नवाब को हटाने से दरबार के, जाहिर सी बात है बच्चों, जब नवाब को हटा दिया गया तो दरबारी संस्कृति से, राज दरबार से जितने भी लोग उससे जुड़े हुए थे, जिससे उनका जीवन यापन चलता था, उसमें वो संगीतकार, नर्तक, कवि, कारीगर, नौकर, कर्मचारी, सभी लोग की नौकरी चली गई और उनकी रोजी रोटी भी चली गई और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए तरसने लगे। उनके पास कोई भी आय का साधन नहीं बचा। उन्हें लगा कि पता नहीं आगे का जीवन हम कैसे यापन करेंगे। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। फिरंगी राज माने अंग्रेजों का आना और एक दुनिया का समाप्त कर देना। अवध में बच्चों विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकेदार को, किसानों को, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया के खात्मे की समाप्ति मान रहे थे। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी ही नहीं छिनी थी बच्चों, उस इलाके के जितने ताल्लुकेदार थे वो भी लाचार कर दिए गए थे। अंग्रेजों ने इन ताल्लुकेदार की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ताल्लुकेदार रहें भारतवर्ष में। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकेदारों की सेनाएं भंग कर दी गई थी और उनके दुर्ग को, जिस दुर्ग में वो रहते थे, उसको भी ध्वस्त करके उसको बच्चों गिरा दिया गया। ठीक है। 1856 में एक मुस्त बंदोबस्त के नाम से एक ब्रिटिश की भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। बच्चों इन्होंने जितनी जितनी व्यवस्थाएं लागू की थी वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के फायदे के लिए थी। उसमें उनका ही फायदा निहित था, हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का कोई भी फायदा नहीं था। इसीलिए उनके अंदर, मतलब कोई भी ऐसी तो नीति होती जो उनके हित में होती, मतलब कोई भी नीति ऐसी नहीं थी जो उनके हित में होती। हर नीति को वो कार्य रूप देते थे केवल सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ताल्लुकेदारों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाने लगा और उनके आधे से अधिक गांव जाते रहे। अंग्रेज ये कहने लगे थे बच्चों कि हम क्या करेंगे, जिनसे आपने, जिन किसानों से पूरे उनकी खेती, उनकी कृषि भूमि ली है, तो उनको हम वापस कर देंगे, ठीक है, और जिससे जो राजस्व वसूली हम करेंगे, उनसे लगान लेंगे, तो उससे जो है सीधे उनसे हम लेंगे, आपके मार्फत उनसे नहीं लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे राजस्व में फायदा होगा। ये कह के उन्होंने उनसे ले लिया था बच्चों। ताल्लुकेदार की सत्ता छिनने का नतीजा ये हो गया कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग कर दी गई, क्योंकि हमेशा किसानों के ऊपर ताल्लुकेदारों का संरक्षण का हाथ होता था, उनके प्रति उनकी निष्ठा भी होती थी। वो ये जानते थे कि ताल्लुकेदार उनका उत्पीड़न करते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं, पर बुरे वक्त में जब उन्हें आवश्यकता होती है तो उनकी वो सहायता भी करते थे।
पर अंग्रेजों के राज में इस बात की कोई भी गारंटी नहीं थी कि कष्ट के समय वो उनकी सहायता करेंगे, है ना। तो किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहार, मतलब वो जानते थे कि तीज त्योहार मतलब कभी भी आवश्यकता होगी तो हमें धन मिल जाएगा, हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, या कभी अकाल पड़ गया तो हमारे पास अनाज की कमी हो गई, है ना, तो हमें हर तरह से ये ताल्लुकेदार मदद करेंगे। पर अंग्रेजों के आने से उनके अंदर जो है विश्वास की कमी हो गई, उनको बिल्कुल अंग्रेजों पे विश्वास उनका जाता रहा। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे ताल्लुकेदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर, जब ताल्लुकेदार दुखी हो गए, क्षोभ हो गया उनके अंदर, गुस्सा हो गया, क्योंकि उनकी सारी व्यवस्था भंग कर दी अंग्रेजों ने, तो वो अवध के नवाब के प्रति निष्ठा पहले से ही वो रखते थे, तो वो उनको ये लगा कि अब पानी सर से गुजर गया है, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रख के अब हम नहीं बैठ सकते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ गए, और बेगम हजरत महल जो नवाब की पत्नी थी, उनका जो ग्रुप था क्रांतिकारी जो वो संगठित कर रही थी, उसमें वो शामिल हो गए। बल्कि उनकी हारने के पश्चात भी वो नवाब के प्रति निष्ठा रख के बेगम के साथ युद्ध के लिए अड़े ही रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी बच्चों पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे। तो क्योंकि अवध के जो गांव थे वहीं से जो है सारे सिपाही जो थे, भारतीय जो फौज ब्रिटिश जिनको नियुक्त करता था, वो सारे वहीं से चुने जाते थे। और बच्चों उनका वेतन भी बहुत कम था, पगार बहुत कम था। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया कि अगर 7 रुपए इनको मिलता था तो ब्रिटिश सिपाही जो होता था उनको 70 रुपए मिलता था। ठीक है, तो उनको जो है 10वां भाग, मतलब जो है 10वां भाग मिलता था, आप समझिए। तो इसलिए वो असंतुष्ट थे, और उन्हें कभी भी वक्त पर, जब भी कभी उन्हें आवश्यकता होती थी, उनके घर परिवार को उनकी आवश्यकता होती थी, तो कभी भी छुट्टी पर उनको कभी भी छुट्टी उन्हें नहीं दी जाती थी, है ना, अवकाश नहीं मिलता था। 1850 के दशक तक आते आते उनके अंदर भी असंतोष व्याप्त हो गया था बच्चों, तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया था। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे बच्चों। 1820 के समय में, मतलब क्रांति के बहुत पहले, अंग्रेज अफसर जो थे वो सिपाहियों के साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार करते थे। मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, शिकार इत्यादि सब उनके साथ ही मिलकर के करते थे। और हिंदू रीति रिवाज जो थे, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, उसको भी वो बहुत सहजता से अपना लेते थे। परंतु बच्चों 1840 के बाद अफसरों में अहंकार की भावना पनपती चली गई, उनके अंदर उनको श्रेष्ठता का आभास होने लगा। वे सिपाहियों को बहुत अपने से निम्न समझने लगे। गाली गलौज, शारीरिक हिंसा, ये सब सामान्य बातें हो गई थी। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली थी। तो जो प्यार करते थे, आपस में मित्रवत व्यवहार करते थे अंग्रेज और भारत हिंदुस्तानी, तो उनके स्थान पर बहुत भरोसा होता था एक दूसरे को, तो उसके स्थान पर संदेह आ गया। क्योंकि इसका एक उदाहरण चिकनाई युक्त कारतूस था। क्योंकि अंग्रेज कहते रहे कि नहीं, इसमें गाय सुअर की चर्बी नहीं है, पर भारतीयों को कभी भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ अंग्रेजों की बात पे, क्योंकि अंग्रेज विश्वास खो चुके थे बच्चों अपना। उत्तर भारत के सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में बहुत सारे अवध और उत्तरी प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। बच्चों जानते हैं बंगाल की आर्मी को पौधशाला कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि जितने वहां पर जो है सिपाही भर्ती होते थे वो सब अवध के गांवों से होते थे, और ये ऊंची जात के होते थे। तो सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। क्योंकि अगर ग्रामीण परिवेश से सिपाही के रूप में भर्ती हुए हैं, तो अगर सिपाही कोई भी विद्रोह करता है, उसको कोई भी कष्ट होता है, तो सारे लोग उसके साथ एकजुट होकर के उस विद्रोह में उसका साथ निकल पड़े। ठीक है, जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांव से उनके भाई बिरादरी अधिक मात्रा संख्या में उनका साथ देने के लिए तत्पर हो जाते थे बच्चों। नेता और अनुयायी, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे बच्चों। हमने आपको पहले भी बताया कि कोई भी क्रांति बिना नेतृत्व, संगठन और नेतृत्व के जो है सफलीभूत नहीं हो सकती। तो इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसे बच्चों, पहला मेरठ के सिपाहियों ने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरखास्त की थी। और बच्चों, इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा था, क्योंकि बहादुर शाह ने नाम भाव का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तभी स्वीकार की थी
जब वो सिपाहियों से घिरे थे और उनके पास उसका कोई विकल्प नहीं था, मतलब इसको स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था बच्चों। कानपुर के सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी उनके दत्तक पुत्र नाना साहब के सामने भी बगावत की बागडोर संभालने के लिए कहा और उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने भी नेतृत्व करने के लिए उन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी थी बच्चों। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और दत्तक पुत्र को वो मानते नहीं थे किसी राज्य का उत्तराधिकारी। तो उन्होंने ये कहा था अंग्रेजों ने कि आप झांसी को हमारे अंडर में कर दीजिए और आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। पर रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, जब तक हम प्राण है, जब तक मेरे श्वास है, जान है मेरे शरीर में, तब तक मैं अपने देश के लिए, अपने झांसी के लिए युद्ध करूंगी। ठीक है बच्चों। बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार बच्चों बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिया जाने के बाद बच्चों उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जेहन से अभी उतरी नहीं थी। लखनऊ में नवाब के युवा बेटे विराजिस कद्र को नेता घोषित कर दिया गया था। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों, आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता भी सामने आ गए थे। मतलब जो लोग जो है अमूर्त रूप से इस क्रांति का हिस्सा नहीं थे, उनको भी उन लोगों ने उकसाया क्रांति के लिए कि भारतवर्ष का कोई भी ऐसा व्यक्ति न बचे जो इस क्रांति में सम्मिलित न हो। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को भी संगठित किया था बच्चों। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया था और प्रयागराज इलाहाबाद से बच्चों लियाकत अली ने नेतृत्व संभाला था क्रांति का, जिसको जनरल नील ने बाद में उसको कुचल दिया था क्रांति को। बच्चों नमस्कार।